सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रोमेश वाशनी एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो आज हम करेंगे चैप्टर 11 अलजेब्रा का टेस्ट पेपर का वीडियो सोल्यूशन पार्ट 2। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगर आपने अभी तक टेस्ट पेपर नहीं देखा तो ये टेस्ट पेपर मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड करा है, लिंक बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में टॉप पे, ठीक है। या फिर आप इंस्टाग्राम पे सर्च मार लें मैथ्स क्लासेस बाय रोमेश, वहाँ पे जाकर आप इसका टेस्ट पेपर देख सकते हैं। सॉरी, मैं वीडियो सोल्यूशन का पार्ट 1 तो अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन पार्ट 2 आने में थोड़ी देरी हो गई। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें 7 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहले पार्ट में हमने पहले 6 क्वेश्चन कर लिए थे। 7 क्वेश्चन में क्या दिया है, सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन। अब आपके में ये है तो नहीं इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, लेकिन मैंने बता दिया था इक्वेशन को सॉल्व करने में सिर्फ ट्रांसपोजिशन का ध्यान देना है। और मैंने आपको जो आपके एनसीईआरटी में इक्वेशन दी उन्हें सॉल्व कर करके भी दिखाया था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इतनी कुछ कठिन नहीं है, एक दो टफ है लेकिन वो भी आसान सी है, ठीक है। 2x - 3 = 8 है ना। तो क्या होगा, यहाँ -3 है ना, x की वैल्यू निकाल ली है। तो पहले तो जो इधर नंबर दिए तो इधर ले जाओ। यहाँ -3 यहाँ +3 हो जाएगा, या 11 है ना, 11 हो जाएगा। यहाँ 2x बचेगा। यहाँ मैं देखो हमें x की वैल्यू निकाली है, तो x को तो हम यहीं रहने देंगे, 2 को इधर ले जाएंगे, ठीक है। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, 2x यानी 2 × x, तो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 11/2। फ्रैक्शन में छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन में वेरिएबल पॉइंट में नहीं आती है ना, फ्रैक्शन में या फिर न्यूमरल वैल्यू आती है। सेकेंड है 4x + 3/2 = 53, ठीक है। अब ये 4x मतलब 4x + 3/2 क्या है, 4x/2 भी है और +3/2 भी है ना। तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले प्लस हो जाएंगे, है ना, तो अपॉन में 2 आ जाएगा। तो ये ऐसी चीज़ है ना। तो आप 2 को नीचे सेम लेके इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, क्योंकि इधर 2 डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 4x + 3 = 53 × 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 डिवाइड में तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 3 जा 6 है ना, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 106 आ गया। यहाँ 4x + 3 हो गया, 4x यहाँ पे आ गया, 106 यहाँ +3 या -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 103 4x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 103/4, 103/4, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 2 7x - 8 और +3 8x - 10 = किसके बराबर है, 10 के बराबर। क्या है, 2 7x - 8 +3 8x - 10। अब देखो 2 7x - 8 ये पूरे 2 है ना, पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दोगे, है ना। जैसे ये a है, ये b है, ये c है, सेम यहाँ पे a b है, c है। तो a को पहले b से मल्टीप्लाई करो, फिर a को c से मल्टीप्लाई करो, और बीच में जो साइन है वो लगा दो, ठीक है। तो 2 से है ना, 2 को जब 7x से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 14x, है ना। 2 को जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे 16 आ जाएगा। यहाँ पे सेम 3 8 जा 24x है ना, वेरिएबल एज इट इज आ गया, -30 = 10, ठीक है। अब 14x + 24x कितना हो जाएगा, ये 24x हो गया, -30 हो गया। ये कितना हो गया, है ना, 14x, ये -16 हो गया, है ना। अब -16 और 30 करोगे, है ना, 16 + 30 करोगे तो कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा, है ना। 16 2 8 जा 16 और 3 10 जा 30, 30 + 16 करोगे कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, ये -46 और 14 और +24 करोगे तो 24 + 14 करोगे तो कितना आ जाएगा, 38। तो ये हो जाएगा 38x, है ना। ये -16 है, -30, तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो -14x आ गया। 14x + 24x कितना आ जाएगा, 38x। तो अब ये इधर ले जाओगे आप, है ना, = में 10 कर दोगे, या -46 या +46 हो जाएगा। तो 38x किसके बराबर हो गया, 56 के बराबर हो गया, है ना। 56 के बराबर हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 56/38। अब इसको काट दो, है ना। फ्रैक्शन में भी तब छोड़ो जब बिल्कुल वो लोएस्ट फॉर्म में हो, यानी वो कट ना सके। अब ये बिल्कुल लोएस्ट फॉर्म में, ये कट नहीं सकता, ठीक है। अब इसे देखो, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, है ना, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। इसकी लोएस्ट वैल्यू क्या होगी, 28/19। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। तो ये होगी इसकी लोएस्ट फॉर्म। ऐसे छोड़ा करो वेरिएबल में, ठीक है। अब इसे भी टाल देते हैं, ठीक है। पहले 3 पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे, आसान से है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। देखो फोर्थ पार्ट करते हैं। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे दिया था, सेम वेरिएबल सेम डिनोमिनेटर करके दे दिया था, इसका मतलब ये था 4x/2 + 3/2 है। तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर ऐड हो जाएंगे, तो ऊपर ऐड कर दिया हमने, नीचे डिनोमिनेटर 1 लिख दिया सेम करके, है ना। तो अब यहाँ पे दिया है 2x + 3 + 4x/3
इक्वल +6 इक्वल टू 240, है ना। तो यहाँ पर 240 है, इसको तो पहले माइनस में ले जाओ, ठीक है। अब इस तरफ देखो, ठीक है, 240 है, इधर +6 है तो -6 में ले जाओ, है ना। 3 3 है तो 3 सेम लिख दो। 2x + 4x कितना हो जाएगा, है ना। 2x + 4x कितना हो जाएगा, 6x। तो 6x/3 हो गया। अब यहाँ से 3 2 6 3 से 6 कट गया, 3 2 6 3 हो जाती है, 3 2 6 तो 2x आ गया। या कितना आ गया, 240 में से 6 गया तो कितना बचा आपका, 234, है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 234/2, यानी 2 1 या 2, है ना, 2 1 या 2, 2 7 या 14। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 170। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने क्या करा था, डिनोमीटर सेम करके दे दिया था, दोनों को ऐड करके डिनोमीटर 1 दे दिया था। यहाँ पे मैंने डिनोमीटर अलग अलग दे दिया। अब आपने फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ा है, जब डिनोमीटर सेम है तो डिनोमीटर ऐड हो जाएंगे, है ना। तो डिनोमीटर हमने एज इट इज लिख दिया सेम, अब डिनोमीटर ऐड हो जाएंगे। 2x + 4x 6x हो गया, है ना। यहाँ से 3 2 6 कर गया, 2x हो गया, ये +6 था -6 हो गया, कितना हो गया ये, 240 में से -6 करके देख लो आप, है ना। 234 ही आएगा, 234 आ गया, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, 2 × 2 2 × 2 2 7 14, तो 117 एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब करते हैं 5th पार्ट। आसान सी इक्वेशन है, बस ध्यान देना है ट्रांसपोजिंग पे, है ना। आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे बिठा देता हूँ, मैं नेक्स्ट पार्ट करता हूँ। 5th पार्ट तो और इजी सा है। 8x + 8 = 72। अब 8x है, यहाँ +8 है ना, यही है ना, +8 है, इधर 72 - 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 72 - 8, 64, या 8x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 64/8 यानी 8। ये तो बहुत सिंपल सा था। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है बस वेरिएबल की वैल्यू निकाल दो ट्रांसपोजिंग करके। ठीक है, अब यही क्या है, आपका सॉल्यूशन है ना। जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जो वेरिएबल की वैल्यू निकलती है वो सॉल्यूशन होता है। जैसे कि जब यहाँ पे यहाँ 8 को पुट करोगे तो 8 8 जो 64 हो जाएगा, 64 + 8 कितना होगा, 72, है ना। तो यही आपका सॉल्यूशन है, LHS RHS को बराबर कर रहा है, तो यही आपका सॉल्यूशन होगा जब आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे। ठीक है, अब बात करते हैं 72 - 9x 9x/2 = 81। ये हमारा लास्ट पार्ट है इक्वेशंस का। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था लेकिन कुछ टफ नहीं था, मैं आपको सब सिखा चुका हूँ, बस आपको ट्रांसपोजिंग पर ध्यान देना है। ठीक है, तो 6th पार्ट क्या है आपका, 72 - 9x/2 = 81। देखो यहाँ पे 72 प्लस में है तो इसे आप माइनस में ले जाओ, है ना, इसे आप माइनस में ले जाओ। 72 प्लस में है, ठीक है, इसे आप माइनस में ले जाओ, तो 81 में 72 का कितना हो जाएगा, यहाँ 7 बचेगा या 2, 9 बचा यहाँ पे, -9x/2 आ गया। ठीक है, -9x/2 है, या 2 डिवाइड में या मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये 18 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18/-9, तो क्या आ जाएगा, -2। x की वैल्यू आ जाएगी -2। एक बार चेक कर लेता हूँ, 72 - 9x/2 = 81। यहाँ +72 था, या -72 हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। 81 - 72 कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा, -9x/2, यहाँ 2 डिवाइड में था, है ना, 2 डिवाइड में था तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 9 जा 9 2 9 2 या 18, तो यहाँ 18 हो गया। x की वैल्यू -9 है, यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, तो -9 को जब 18 से डिवाइड करोगे तो -2 आएगा, तो x की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, तो ये था आंसर आपका क्वेश्चन 7 का। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो जो देखो, ये मैं बताना भूल गया, जो भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ वो आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा उसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब मैं 8 और 9 क्वेश्चन करूँगा। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन में दिया, 1 मिनट। अब बस ट्रेवल्स एट 20 किलोमीटर पर आवर, ये तो आपका एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में था, है ना। अब बस ट्रेवल्स किससे ट्रेवल कर रही है, 20 किलोमीटर पर आवर मतलब, यानी कि इसका मतलब क्या है, 1 आवर में बस 20 किलोमीटर चल रही है। ठीक है, इट इज गोइंग फ्रॉम दासपुर टू बीसपुर आफ्टर द बस हैज ट्रेवल 5 आवर्स, बीसपुर स्टिल। जब बस ने 5 आवर चल ली है ना, 5 आवर चल रही है, तब भी बस कितनी दूर है, 20 किलोमीटर अभी भी दूर है ना, 20 किलोमीटर दूर है। बीसपुर अभी भी, जब बस ने 5 घंटे चल ली है तब भी बीसपुर अभी भी दासपुर से, है ना, मतलब बस से अभी भी 20 किलोमीटर दूर है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दासपुर टू बीसपुर, एक्सप्रेस इट यूजिंग वी। अब ये लास्ट वाली लाइन आ देते, एक्सप्रेस इज यूजिंग वी, तब भी हमारे पे क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा तब भी वी में ही आता। देखो कैसे, जब 1 आवर में बस कितना चल रही है, 20 किलोमीटर, तो 5 आवर में कितना चल जाएगी, 5 × वी, एक की दी है ज़्यादा की निकालनी है तो 5 किलोमीटर हो गया, है ना। इतना डिस्टेंस बस अभी चल चुकी है और इतना डिस्टेंस अभी चलना बाकी है,
दासपुर से बीसपुर पहुंचने के लिए, दासपुर से बीसपुर पहुंचने के लिए, दासपुर से बीसपुर पहुंचने के लिए बस को अभी 20 किलोमीटर और चलना है ना। उससे पहले वो 5 घंटे चल चुकी है, 5 घंटे चल चुकी है, यानी 5 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। जब 1 घंटे में 20 किलोमीटर करा तो 5 घंटे में कितना कर लिया, 5 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारा, जितना उसने चल लिया 5 घंटे में कितना आ गया, 5 किलोमीटर, और जितना उसका बचा है वो भी डिस्टेंस हो जाएगा, उतना ही तो डिस्टेंस होगा दासपुर से बीसपुर, जितना वो चल चुका है और जितना और दूर है, दोनों को ऐड कर दो, हमारा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा दासपुर से बीसपुर का। तो कितना आ जाएगा, 5v + 20 किलोमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, एक्सरसाइज कराई थी, उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया था। अब आते हैं 9th क्वेश्चन पे, उसका भी स्क्रीनशॉट आपको दिख गया होगा। 9th क्वेश्चन में क्या है, आपको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, जो स्टेटमेंट में एक्सप्रेशन है उनको इस्तेमाल करके ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखना है स्टेटमेंट्स को। ये ऐसे क्वेश्चन में एक्सरसाइज में करा चुका हूँ। ठीक है, अ बुक कॉस्ट ₹T, अ नोटबुक कॉस्ट ₹80। अब बुक की कॉस्ट T है और नोटबुक की कॉस्ट 80 है, तो इससे आप ऑर्डिनरी में क्या समझोगे कि नोटबुक की कॉस्ट 8 गुना ज़्यादा है बुक की कॉस्ट से, है ना, 8 टाइम्स है बुक की कॉस्ट के, है ना। तो द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज 8 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ ए बुक, क्योंकि नोटबुक की कॉस्ट कितनी है ना 80, और बुक की कॉस्ट क्या है T, तो 8 टाइम्स है बुक की कॉस्ट के नोटबुक की कॉस्ट। बी पार्ट करते हैं। सिंचन इज Z years old। ठीक है, अब सिंचन समझ के सब समझ गए। ठीक है, हिज मदर इज 4Z + 5 years old। सिंचन कितना साल का है, Z years का, है ना। वैसे तो कार्टून में तो 5 साल का ही है, इतने सालों से। ठीक है, उसकी मदर कौन सी है, मिक्सी। ठीक है, वो कितने साल की है, 4Z + 5 years old। तो उसका आपको बताना है, ऑर्डिनरी लैंग्वेज लिखना है। जब वो Z years का, उसकी मदर कितनी है, 4Z + 5, यानी 4 टाइम्स उसकी एज के +5 years और, है ना, 4 टाइम्स उसकी एज और +5 years और, इतनी ओल्ड है सिंचैन की मम्मी। ठीक है, यानी मिक्सी। तो क्या लिखोगे, हिज मदर इज 4 टाइम्स हिज एज, है ना, सॉरी, हिज मदर इज 5 years मोर देन 4 टाइम्स सिंचन, 4 टाइम्स हिज सन्स एज, है ना। अब देखो सिंचन क्या है ना, उसका बच्चा है। ठीक है, हिज मदर दिया है ना, तो उसकी मम्मी का बच्चा है सिंचन, तो आप कैसे लिख सकते हो, हिज मदर। ठीक है, हिज मदर इज 5 years, है ना, क्या है 4Z + 5 है ना, तो 5 years प्लस कर रहे हो, यानी 5 और ज्यादा है किससे, 4Z, यानी 4 टाइम्स, 5 years मोर देन, है ना, 4 टाइम्स इस एज। हिज मदर्स लिख दो, हिज मदर्स एज इज 5 years मोर देन 4 टाइम्स हिज सन्स एज, है ना। यानी कि हिज मदर, सिंचैन की मदर की एज 5 years, है ना, 5 years मोर देन है किससे, 4 टाइम्स हिज सन्स एज, है ना, या फिर 4 टाइम्स सिंचैन एज लिख सकते हो। मैंने सन लिख दिया, है ना, क्योंकि उसका बेटा ही बताया गया क्वेश्चन में, तो सन्स भी लिख सकते हो, सन्स एज। ठीक है, समझ गए। 4 टाइम्स 4Z + 5 years है ना, 4Z + 5 years है। अब 4Z + 5 क्या है, सॉरी 4Z क्या है, 4 टाइम्स सिंचन की एज का +5 है, तो 5 year मोर है किससे, 4 टाइम्स सन्स एज की। तो ऐसे आप लिख सकते हो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में। अब बॉक्स इज 8 marbles, दे आर क्यू मार्बल्स, 8 क्यू मार्बल्स ऑन द टेबल। बॉक्स में 8 मार्बल्स है और टेबल पे कितने मार्बल है, 8 क्यू, है ना। तो नंबर ऑफ मार्बल्स, ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह, ऑन द टेबल आर 8 टाइम्स द मार्बल्स, number of marbles on the table are 8 times the number of marbles, 8 times the number of, लिख दो यहाँ पे, number of marbles in the box। ठीक है, कि नंबर ऑफ मार्बल जो टेबल पे है वो 8 टाइम्स है किसके, नंबर ऑफ मार्बल्स इन दी बॉक्स। बॉक्स में 8 है और टेबल पे 8 की है, तो 8 टाइम्स हो गए। सॉरी, स्प्रिंट हो गया। अब बॉक्स हैज 8 मार्बल्स की जगह यहाँ पे क्यू मार्बल्स लिख लो, मैंने गलती से 8 लिख दिया, यहाँ पे क्यू होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि तभी बॉक्स में 8 क्यू मार्बल्स हैं और टेबल पे 8 क्यू मार्बल्स हैं, तो बॉक्स से 8 टाइम्स ज्यादा है टेबल पे, मैंने गलती से लिख दिया क्यू 8 मार्बल्स, क्यू मार्बल्स होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, सही कर लेना उसे। भीम हैज X लड्डूस, कालिया हैज 2X + 3 लड्डूस।
भीम के पास x लड्डू हैं और कालिया के पास कितने हैं 2x प्लस 3 लड्डूस, है ना। भीम के पास x है, कालिया के पास 2x प्लस 3 है, तो यानी कितने हो गए कालिया के पास 2 टाइम्स तो ज़्यादा है, प्लस 3 लड्डू और हैं, है ना। 2 टाइम्स भीम के लड्डू हैं और प्लस तीन लड्डू और हैं, है ना। तो क्या लिख सकते हो, कालिया हैज 3 लड्डूस मोर देन 2 टाइम्स दी, किससे 2 टाइम्स दी नंबर ऑफ लड्डूस दैट भीम हैज। यानी कालिया के पास कितने लड्डू हैं 3 लड्डूस और ज्यादा हैं, किससे 2 टाइम्स दी नंबर ऑफ लड्डूस दैट भीम हैज। ठीक है, भीम के पास क्या है x लड्डूस और कालिया के पास क्या है 2x प्लस 3 लड्डूस, तो कालिया के पास कितने हो गए प्लस 3 तो और ज्यादा है, लेकिन किससे ज्यादा है 2 टाइम्स द नंबर ऑफ लड्डूस दैट भीम हैज। ठीक है, तो भीम के पास हैज है ना, भीम के पास 2x प्लस x लड्डूस है भीम के पास और कालिया के पास कितने हैं 2x प्लस 3। तो स्टेटमेंट से हो जाता है कि भीम के पास x है तो कालिया के पास 2x प्लस 3 है। ठीक है, समझ गए ऑर्डिनरी लैंग्वेज में क्या है। ठीक है, तो ये था आंसर आपका क्वेश्चन 8 एंड 9 का। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो मैं 10th क्वेश्चन कर रहा हूँ वो भी आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा। 10th क्वेश्चन में आपको बताना है ना, कि जो वेरिएबल ब्रैकेट में वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है, इसमें 2 पार्ट्स हैं। तो ब्रैकेट में जो वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है क्या वो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी LHS RHS बराबर कर दे। ठीक है, तो आपको बताना है। तो देखो इक्वेशन क्या है, पहले तो हम LHS देख लेते हैं, ए पार्ट का कर रहे हैं। इक्वेशन क्या है 2x 2y माइनस 3 इक्वल टू 6, 2y माइनस 3 इक्वल टू 6। तो पहले तो हम LHS देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमें पता नहीं इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। वेरिएबल की वैल्यू क्या दे रखी है y इक्वल टू 5। ठीक है, LHS क्या है 2y माइनस 3, तो 2 की जगह 5 करके देख लो और माइनस 3 करके देख लो, 10 माइनस 3 हो गया, है ना। y की जगह 5 रख दिया, 2 इंटू 5 2 इंटू 5 10, 10 माइनस 3 कितना हो गया 7। RHS में कितना दिया है 6। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है LHS RHS बराबर नहीं है ना। तो जो हमारा क्वेश्चन है ना, जो हमारा दिया है 6 वो हम सॉरी 5 y की वैल्यू जो दी है वो सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि LHS RHS बराबर नहीं हो रही, यानी कि इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। यही पूछा क्वेश्चन में, वेरीफाई दैट द गिवन वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और नॉट। जो हमारी ब्रैकेट में वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है उसे हमें वेरीफाई करना है कि वो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, इससे हमें क्या पता चल रहा है, जब हमने LHS को सॉल्व करा तो आ रहा है 7, RHS में दिया 6, तो LHS RHS बराबर नहीं हो रही जब हम y की वैल्यू 5 पुट कर रहे हैं, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। अब बी पार्ट करते हैं। ठीक है, 2z प्लस 3, 2z प्लस 3 इक्वल टू 53 आ गया। ब्रैकेट में क्या दे रखा है z की वैल्यू 25 है, तो LHS कर लेते हैं पहले, है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं स्टार्टिंग से LHS RHS बराबर करके सॉल्व करती हैं, वो आपका गलत होता है, क्योंकि एंड में जाके आप लिख दो LHS RHS बराबर नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में तो आपने लिखा है LHS RHS बराबर है, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि सॉल्यूशन है कि नहीं, तो आप स्टार्टिंग से कैसे लिख सकते हो। तो पहले LHS को सॉल्व करो फिर RHS, एंड में जो लिखना है वो लिख दो। क्या अगर बराबर है तो बराबर सही है, बराबर नहीं है तो है ना नॉट इक्वल टू कर दो। ये इक्वल टू का साइन होता है, ये नॉट इक्वल टू का साइन होता है। ठीक है, एक लाइन खींच देते हैं इक्वल टू के ऊपर। 2z प्लस 3 इक्वल टू 53, LHS को सोल्व करते हैं, 2 इंटू 25 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, 2 इंटू 25 50 53, 50 प्लस 3 53 आ जाएगा। RHS में क्या दिया है 53, और यहाँ से LHS RHS के बराबर हो रहा है, तो यानी कि इससे क्या पता चलता है ये सॉल्यूशन है, क्योंकि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी LHS RHS को बराबर कर रहा है। तो 10th क्वेश्चन भी हो गया। अब आपको 11th क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख गया होगा। 11th में भी 2 पार्ट है, इसमें आपको बताना है ना कि सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या है। ठीक है, अब कुछ बच्चे करेंगे हिडन इंटरवल मेथड, क्योंकि मैंने बताया था वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड है ना, उससे हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में है ना, क्योंकि अभी तो आपको मैं नॉर्मल होल नंबर में दे दिया जाता है या फिर इंटीजर्स में दे दिया जाता है सॉल्यूशन, लेकिन कई कई जगह फ्रैक्शंस में भी होता है। जैसे मैंने है ना जब इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाया था तो एक्स वेरिएबल्स की वैल्यू फ्रैक्शन में भी आ रही थी, तो सेम यहाँ पे फ्रैक्शन में भी आ सकती है, तो इसलिए आपको इक्वेशन को सॉल्व करके करना पड़ेगा। इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं आपको बता चुका हूँ, ट्रांसपोजिंग करके, बस इतना ध्यान रखना है। तो करते हैं पहला पार्ट, 6z प्लस 8 अपॉन में 4 इक्वल टू 32, 6z हो गया है ना, 6z प्लस 8 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 32। अब यहाँ 4 है ना, तो यहाँ मल्टीप्लाइड में हो जाएगा, प्लस 8 हो गया इक्वल टू 32 इंटू 4, या 4 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा,
सॉरी 4 टू या 8, 4 टू या 12, है ना। मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 टू या 8, यहाँ 4 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 टू या 8, 4 टू या 12, तो 128 आ गया। यहाँ +8 है, ठीक है, तो 6z + 8 आ गया। अब 6z में यहाँ कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ +8 है तो ये -8 में हो जाएगा। 120 में से 8 गए तो कितना बचा, 120। z की वैल्यू क्या आ गई, 120/6, 6 टू या 12, 20 आ गई। z की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। सिंपल दी है ना, तो सॉल्यूशन क्या आ गया, 20 आ गया। अब से आप चेक भी कर सकते हो, से है ना, 6 की जगह आप क्या पुट कर, z की जगह आप क्या पुट कर लो, 20, तो कितना आ जाएगा, 128, है ना। ये कितना आ जाएगा, 6 × 20, 120 आ जाएगा। 120 + 8, 128, जब 128/4 करोगे कितना आ जाएगा, 4 × 12, 48, 4 × 12, 4 × 20, 4 टू 8। तो यहाँ पे LHS RHS बराबर हो रही है, क्योंकि z की वैल्यू जब 20 पुट करी तो यहाँ पे है ना LHS को सॉल्व करके 32 आ रहा है, RHS में भी 32 दिया है ना, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि इक्वेशन हमने सही सॉल्व करी है। इक्वेशन को सॉल्व करके जो हमारी वेरिएबल की वैल्यू होती है वो क्या होती है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ही होती है। जब उसे पुट करके देखोगे इक्वेशन में तो दोनों LHS RHS बराबर ही आएंगी, है ना, अगर आपने इक्वेशन सही सॉल्व करी है तो। ठीक है, अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में क्या दिया है, 4x + 6 = 30। 4x है ना, 4x + 6 = 30, तो यहाँ 4x बच गया, +6 से -6 हो जाएगा, 30 में से 6 माइनस हुए तो कितना बचा, 24 बचा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 24/6, क्योंकि यहाँ 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, सॉरी 4 6 24, x की वैल्यू आ गई 6, है ना। 4x + 6 = 30, तो x + 6 में तो यहाँ -6 में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 24, यहाँ 4x बचा, 4 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x = 34/4, 4 6 है ना, 4 6 24 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6। और जब इसे पुट करोगे है ना, तो ये आपका क्या निकला, x सॉल्यूशन निकला, क्योंकि जब इसे पुट करोगे तो आंसर 30 आएगा, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी LHS RHS बराबर हो जाएंगे। तो 4 × 6 करोगे 24 + 6 कितना हो जाएगा, 30, तो यहाँ पे भी 30 आ रहा है, यहाँ पे भी 30 आ रहा है, x के लिए 6 करके ये भी 30 बोल रहा है, और ये तो पहले ही 30 है, तो LHS RHS बराबर हो रहे हैं, तो यानी कि जो हमने इक्वेशन सॉल्व करी है वो सही करी है। क्योंकि इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो वेरिएबल की वैल्यू निकलती है वो क्या होती है हमारी, इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो वेरिएबल की वैल्यू निकलती है वो क्या होती है, हमारी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। डेफिनेशन लिखनी है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इसे बिठा देता हूँ। ये तो मैं कितनी बार बता चुका हूँ, जब भी सॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, मैंने लेक्चर में भी बताया, एक्सरसाइज में नहीं बताया है ना, अब यहाँ भी बता रहा हूँ, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, अब तक तो आपको याद होना चाहिए। 12th में क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या होता है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल which satisfies the equation, ब्रैकेट में लिख देना LHS RHS = RHS, satisfies का मतलब LHS RHS बराबर हो जाए, is called solution of the equation। है ना, कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच सेटिस्फाइज इक्वेशन, ब्रैकेट में LHS RHS, यानी सेटिस्फाइज इक्वेशन का मतलब LHS RHS बराबर कर दे, इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था आंसर आपका क्वेश्चन 10, 11 एंड 12 का। आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने जो मैंने इंस्टाग्राम पे टेस्ट पेपर अपलोड करा था उसका वीडियो सॉल्यूशन पार्ट 2 करा। बच्चों में जितने क्वेश्चन थे मैंने यहाँ पे सारे कवर कर लिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, अब ये चैप्टर हमारा बिल्कुल खत्म हो चुका है। इसमें एग्जाम्पल तो थे नहीं, तो मैंने एग्जाम्पल की वीडियो सॉल्यूशन नहीं डाले। एक्सरसाइज भी सारी कवर कर ली, लेक्चर है ना जो टॉपिक समझाने के लिए वो भी समझा दिए, और टेस्ट पेपर का वीडियो सॉल्यूशन भी कर दिया। तो ये चैप्टर आपका पूरा खत्म हो चुका है। अब हम नया चैप्टर चालू करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।